नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो सारे टीचर्स यहां खड़े हैं, ये सारे टीचर्स आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम आपके लिए कवर करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड हम सारे टीचर्स इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यदि हम मेहनत करेंगे और आप हमारे साथ मेहनत और फोकस करेंगे तो पक्का आप एक दिन जरूर होंगे कामयाब। और आपकी कामयाबी और हमारी कामयाबी एक बराबर है। आप सक्सेसफुल होंगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए यह हम मानते हुए कि हम एक दिन हमेशा होंगे कामयाब, हम हमेशा रहेंगे सक्सेसफुल इन अचीविंग गुड मार्क्स इन योर स्कूल्स। आपके स्कूल्स में अच्छे मार्क्स, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और आपके जीवन में आपकी सारी सफलताएं। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा सिलसिला है वो कक्षा 8वीं के गणित पे आके रुका है। ये जो हमारा सफर है, और हम कक्षा 8वीं के गणित में जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही रिस्पेक्टेड, सम्माननीय, आदरणीय किताब, इसको हमारा नमन है। क्योंकि भैया ये किताब बहुत ही मुश्किल दिखती है, परंतु यदि ये मुश्किल दिखने वाली किताब आपकी दोस्त बन गई, यदि आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना लगभग ते ऑलमोस्ट फिक्स है, तय है। फिर तो कोई आपको नहीं रोक सकता। चलिए आज का सिलसिला हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 53 से। ठीक है, सवाल नंबर 52 तक के सारे क्वेश्चंस और सारे सेशन इसके पहले वाले लेक्चर्स में अपलोड हो गए हैं। आई थिंक 2 सेशन है, जहां पे एक में हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू किया, एग्जांपल सॉल्व किए और एमसीक्यू सॉल्व किए। दूसरे वाले सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड कुछ क्वेश्चंस को देखा है। यदि आपने इनमें से कोई भी सेशन अगर मिस किया या नहीं देखा है तो कृपया जाके तुरंत उन्हें देखिए। आज का हमारा सेशन शुरू करेगा सवाल नंबर 53 को। पहला सवाल है, यहां पे क्या बोल रहा है आपसे कि द ग्राफ गिवन बिलो, जो ये रहा आपके सामने, शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 बाय सोनिया इन 2 डिफरेंट टेस्ट। तो आदरणीय हमारी रिस्पेक्टेड सोनिया जी हैं, ठीक है, उनके 2 टेस्ट में, ठीक है, 2 टेस्ट में 2 अलग अलग टेस्ट हुए उनके। हो सकता है एक दिसंबर के एंड में हुआ, एक जनवरी के एंड में हुआ, या फिर एक नवंबर के एंड में हुआ, एक दिसंबर के एंड में हुआ। ठीक है, तो उनके इन 2 टेस्टों में 10 में से कितने मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट्स में? मतलब भाई सारे उसका हुआ होगा भाई, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, सब में कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, वो आपको बताया गया है। ठीक है, अब आपको यहां पे इस ग्राफ को स्टडी करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहां लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर बताना है। चलिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सिस? दोनों एक्सिस का मतलब कौन सी? एक्स और वाई, दोनों एक्सिस क्या जानकारी दे रही है आपको ये बताना है। तो भाई एक्स एक्सिस बता रही है सब्जेक्ट्स के बारे में, किसके बारे में? सब्जेक्ट्स के बारे में। और वाई एक्सिस जानकारी दे रही है मार्क्स के बारे में, कि भाई कितने मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। चलिए, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द हाईएस्ट इन टेस्ट 1? यहां पे देखो ध्यान से, केवल टेस्ट 1 को पूछ रहा है वो। तो जरा पहले टेस्ट 1 को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए उसको। तो ये रहा आपका टेस्ट 1, ठीक है, इसमें जो डार्क लाइन है वो टेस्ट 1 है और जो डॉटेड लाइन है वो टेस्ट 2 है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं? सर 10 on 10 आया है किस सब्जेक्ट में? तो सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स, गणित। पक्का मैग्नेट ब्रेन से पढ़ा होगा। तो यहां पे आप लिखोगे मैथ्स और ब्रैकेट में लिख दोगे मार्क्स कितने थे, 10 मार्क्स थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ी स्वच्छता कायम करने के बाद। जी हाँ बिल्कुल, अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द लीस्ट इन टेस्ट 2? तो सबसे कम बताने, लेकिन किसमें? टेस्ट 2 में बताने हैं। तो पहले टेस्ट 2 की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसके बाद उसमें देखिए सबसे मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में यहां पे प्राप्त हुए हैं। तो ग्राफ का सबसे छोटा जो पॉइंट है वो आ रहा है 6 पर, जो कि प्राप्त हुए हैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आप क्या लिखोगे? इंग्लिश एंड हिंदी। हालांकि यहां पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, सवाल से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अब आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों में सेम मार्क्स हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। और ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिए कितने मार्क्स स्कोर किए। तो 6 मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा ये प्रश्न। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और देखते हैं अगर कुछ हमें दूसरे पार्ट इसमें है आगे या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल है। सवाल नंबर डी क्या बोल रहा है आपसे? इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर द सेम मार्क्स इन द बोर्ड टेस्ट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है
जिसमें दोनों ही टेस्ट में उनके सेम मार्क्स आए हैं, एग्जैक्टली बराबर आए हैं। ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या फिलहाल? सर यहां पे यदि हम गौर से देखें तो अभी तक तो ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है जिनमें उनके बराबर मार्क्स आए हों। हालांकि एक जगह पे यहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पर वहां पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा यदि हम देखें तो कहीं पे भी बराबर मार्क्स आ रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट में आ रहे हैं भाई? इन नो सब्जेक्ट, नन आप लिख सकते हैं, NONE, मतलब किसी में भी नहीं है उनके बराबर मार्क्स। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय हर इन इंग्लिश इन टेस्ट 2? अंग्रेजी की चर्चा हो रही है यहां पे, अंग्रेजी और टेस्ट 2। तो ये रहा इंग्लिश के मार्क्स। अब ये है टेस्ट 1, ये है टेस्ट 2। तो टेस्ट 2 में अंग्रेजी में कितने मार्क्स आए हैं? 6 नंबर आए हैं, 6 मार्क्स उनको प्राप्त हुए हैं अंग्रेजी में। चलिए, इन विच सब टेस्ट वॉज द परफॉर्मेंस बेटर? अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस बेटर हुआ है? परफॉर्मेंस बेटर का मतलब क्या होगा कि सर टेस्ट 1 के मुकाबले टेस्ट 2 में ज्यादा मार्क्स आए हो। चलिए, तो टेस्ट 1 के यदि मार्क्स देखें तो यहां पे 7, यहां पे है 8, यहां पे 10, यहां पे है आपका 7 और यहां पे है लास्ट में 5। ठीक है, अब जरा आप टेस्ट 2 में देख लें कितने मार्क्स आए हैं। तो भाई 6, 6, यहां पे आएगा 8, यहां पे आएगा 9 और यहां पे आएगा 8 फिर से। तो किस सब्जेक्ट में? यदि आप ध्यान से देखें तो भाई इंग्लिश में तो टेस्ट 2 में कम हो गए, हिंदी में भी कम हो गए, गणित में भी कम हो गए हैं, मैथ्स में, साइंस में हालांकि टेस्ट 1 में 7 मार्क्स थे, टेस्ट 2 में 9 हो गए। तो किसमें? एक तो हो गया साइंस कि भाई इसमें परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, और दूसरा उसी के आगे देखिए एसएसटी में टर्म टेस्ट 1 में कितने थे? 5 थे, टेस्ट 2 में 8 हो गए। तो साइंस और एसएसटी को आप कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों में उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। लास्ट वाला, इन विच सब्जेक्ट एंड विच टेस्ट डिड शी स्कोर फुल मार्क्स? क्या किसी में उनको फुल मार्क्स मिले हैं? किसी सब्जेक्ट में देखिए, बताइए। सर फुल मार्क्स का मतलब है 10 on 10 आना, और 10 on 10 उनको मिल रहा है यहां पे जो कि है मैथ्स, और कौन से टेस्ट में? टेस्ट 1 में। देखो ब्लैक लाइन वाला है, ठीक है, डार्क लाइन। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? टेस्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट में? तो भाई मैथ्स में, गणित में लिखा है सब्जेक्ट मैथ्स। और कौन सा टेस्ट? तो टेस्ट 1 में उनको फुल मार्क्स मिले हैं। बाकी सारे टेस्ट में वो फुल मार्क्स अर्जित करने में सफल नहीं हो पाई हैं। कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। भाई जीवन में तो काम है आपका मेहनत करना, बाकी फल देना तो आपके हाथ में अकेले नहीं है। चलिए, यहां पे हो गया हमारा ये वाला पार्ट खत्म। दूसरा देख लेते हैं, सवाल नंबर 54 क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द गिवन फिगर्स। तो यहां पे हमारे उल्टे हाथ की तरफ कुछ फिगर्स दिए हैं, आपको इन सब के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, शुरू कहां से करेंगे? सर फिगर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि फिगर 1 से प्रारंभ किया जाएगा, तो फिगर 1 की यदि आप बात करें, हम एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं कि भाई ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें आसानी से लिखने में हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखो कहां लाए कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? ये देखो 3। वाई की वैल्यू सर कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर उठा ही नहीं, वो केवल एक्स एक्सिस पे ही बैठा है, मतलब वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 0। तो फिगर 1 में ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। चलिए, पहला पार्ट हो गया यहां पे। दूसरा पार्ट देखते हैं, पॉइंट बी। पॉइंट बी यहां पे देखो एक्स पे जाके वो 4 पे गिर रहा है, वाई पे वो 2 पे टच हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 4,2 ऑलवेज, क्योंकि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा नियम है कि जो एक्स की वैल्यू है वो पहले आएगी, जो वाई की वैल्यू है वो बाद में आएगी, भले बड़ी हो या फिर छोटी हो। चलिए, ए बी यहां पे आएगा। पॉइंट सी कहां पे है? ये देखिए, इसको आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो आप यहां लिखेंगे 2,3। चलिए, पॉइंट डी की यदि हम चर्चा करें तो पॉइंट डी यहां पे है 1 और यहां पे भी है 1, तो ये हो जाएगा 1,1। सर वैसे देखा जाए तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके करना काफी थोड़ा सा लगता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर कोई बात नहीं। यदि आपको सवाल में डाउट हो रहा है तो प्लीज ऐसे लाइंस ड्रॉ करके करेक्ट पॉइंट लिखे। देखो, लोग इस बात पे हंस सकते हैं कि आपने लाइन ड्रॉ की, पर लोग इस बात पे भी हंसेंगे कि आपने गलत मार्क किया। तो बेहतर है कि सही मार्क हो, वो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आपको नंबर भी मिलेंगे उस चीज के। चलिए, फिगर 2 की यदि चर्चा करें, जो कि एक ट्राइंगल का स्वरूप दिख रहा है हमें,
3 पॉइंट मान लीजिए आपने लिख दिया उनका नाम एक्स वाई जेड, ठीक है। अब x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो x जो है वो एग्जैक्टली y एक्सिस पे खड़ा है, मतलब वहां पे x की नहीं चलेगी, ठीक है। तो जो पॉइंट x है क्योंकि वो y एक्सिस पे खड़ा है तो इसलिए y की x की नहीं चलेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। पॉइंट z y को यदि आप देखें तो ये है 4 और इधर नीचे जाएगा तो कहां पे टच कर रहा है वो हम देख लेते हैं, 2 पे टच कर रहा है तो आप लिख सकते हैं 2,4। तो यहां पे हो जाएगा पॉइंट y दैट इज 2,4। लास्ट में आएगा z, z क्या होगा भाई साहब, तो z ये रहा, आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2, तो ये हो जाएगा 1,2। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा ये प्रश्न हमने फटाफट सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले ऑब्जेक्ट पे, इसको हम नाम दे देते हैं यहां पे, मान लीजिए ये हो जाएगा PQR और ये S। अगर परीक्षा में नाम दिए गए हो तो बहुत बढ़िया, पर यदि नहीं दिए गए हो तो कृपया आप लिख ले ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। वरना कई बार इंसान क्या करता है, एक ही पॉइंट को 2 बार कवर कर लेता है, उससे पता भी नहीं चलता है जल्दबाजी में, ठीक है। जब नाम कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पॉइंट P से यदि आप शुरू करेंगे तो वो है 5, यहां पे भी 5, तो आप क्या लिखोगे, फिगर 3 में पहला है पॉइंट P जो कि है 5,5, ठीक है। पॉइंट Q देख लेते हैं हम लोग, ठीक इसी के नीचे लिख देते हैं। पॉइंट Q कहां दिख रहा है आपको, सर ये रहा, तो y की वैल्यू तो आ गई 3, x की वैल्यू है 6, तो क्या लिखोगे 3,6 की 6,3। सर ऑलवेज पहले x बाद में y, तो पहले 6 बाद में 3। R पॉइंट जो है उसको अपन देख लेते हैं, R पॉइंट कहां है, ये रहा, तो चलो x पे तो लाइन आ ही रही है 5 वाली, y की वैल्यू और ज्ञात कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने लाइन ड्रॉ करके देखी तो हमें मिल रही है 5,1। S की वैल्यू लास्ट वाला, यहां पे देखिए ये तो 3 है, बस यहां पे आपको पता करना है, तो ये 4 पे गिर रहा है, मतलब आप बोलेंगे x है 4, y है 3, क्योंकि भैया y पे वैल्यू 3, x पे वैल्यू 4। क्या ये हो गया समाप्त? नहीं सर, अभी तो एक और बाकी है, उस पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी और वो शायद सबसे बड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए उसका यदि आप नाम देखना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आप यहां से लिखिए EFGHIJK, कोशिश करना है कि नाम रिपीट ना हो, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं ना, के ये वाला पॉइंट हो जाएगा, माफ कीजिएगा इधर, तो EFGHIJK, ठीक है। चलिए फिगर 3 तक आपने कर लिया, बस फिगर 4 को आपको समाप्त करना है, तो फिगर 4 का हमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे E से, तो इधर पे है 5 और इधर पे नीचे जाते हुए 1 पे टकरा रहा है, तो 5,1। नहीं सर, पहले x की वैल्यू आती है तो 1,5, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए F पॉइंट जो है वो ऊपर है देखो 6 पे, लेकिन यहां पे कहां गिर रहा है, यहां पे 2 पे गिर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, F के कोऑर्डिनेट्स 2,6, फिर से हमेशा पहले x बाद में y, EF के बाद G आएगा। चलिए G के कोऑर्डिनेट्स तो यहां तो 6 ही है, x y पे, x पे देख लो नीचे लाके तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। EFGH देख लेते हैं, चलिए तो ये है 5 और यहां से नीचे जाते हुए है 4, तो 5,4, तो h हो जाएगा 5,4। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे EFGH। अब कौन सा बचा, I बचा, तो I देख लेते हैं। देखो यहां पे तो है 4 और नीचे जाते हुए भी 4, तो I की वैल्यू हो जाएगी 4,4। I के बाद EFGH IJ देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग J यहाँ पे है 4 और नीचे जाते हुए 2, तो ये आपके लिए काम आसान, तो 2,4। हालांकि जब आप चेक करते हैं तो कई बार आप पहले 4 बोलते हैं बाद में 2 बोलते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो हमेशा पहले x बाद में y, गलती ना करें वरना आपका आते हुए भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। IJ लास्ट में क्या बचा, K बचा, तो ये आ जाएगा 5 और यहां से नीचे जाते हुए 2, तो K की वैल्यू हो जाएगी 5,2। देखिए यहाँ पे बोलते बोलते मुझसे भी गलती हो रही थी, 2,5, तो ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और बाकी जानकारी जुटा लेते हैं, देखते हैं और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। एक बार दोबारा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 1 7, जी हाँ बिल्कुल, हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है। कृपया एग्जाम में एक बार ढंग से चेक कर लें, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। यदि कुछ मिस हो जाएगा तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान आप ही को होगा, आप ही के पॉइंट कट, आप ही के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हमने कर दिया है समाप्त। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, सवाल नंबर 54 शायद यहां पे होता है समाप्त। सवाल नंबर 55 देख लेते हैं हम लोग। अब
स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो, हमें यहाँ पे ग्राफ दिया है जिसको यूज करके हमें बताना है कि अ पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड रिटर्न्ड एट द एंड ऑफ द डे आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, घूम फिर के काम करके शाम को वापस घर आता है, तो अब आपको यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने उस बेसिस पे। चलिए, एट व्हाट टाइम डिड द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, व्यक्ति ने कितने बजे अपने घर से स्टार्ट किया होगा। देखो, जब घर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सर अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो डिस्टेंस 0 कब है, जब आप 10 बजे देख रहे हैं कि भाई यहां पे अब दिन स्टार्ट हो रहा है, तो घर से कितने बजे स्टार्ट किया होगा, 10 बजे शुरू किया होगा, 10 AM। खत्म कितने बजे हो रहा है, देखो वापस 0 पे मतलब वापस घर आ रहा है, तो 10 PM पे खत्म होगा। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ हिज जर्नी, शुरू के 4 घंटे में। अब देखो 10 से 12 हो गया 2 घंटे, 12 से 2 हो गया अगले 2 घंटे, तो 2 और 2 हो गया यहां पे 4 घंटे। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। तो आपको बताना है कि 2 बजे तक, 10 से लेकर 2 बजे तक के बीच में व्यक्ति ने कितना ट्रैवल किया होगा। तो भाई शुरू किया था 0 से, आके रुका है वो 2 बजे 16 किलोमीटर पे, तो भाई कितना ट्रैवल किया होगा सर, 16 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, तभी तो वो जो लाइन है, जो ग्राफ है, वो 0 से लेकर 16 तक गया। अगर और ज्यादा किया होता तो और ऊपर जाता, कम किया होता तो नीचे रह जाता। ठीक है, 2 घंटे में 10 बजे शुरू किया, सॉरी 4 घंटे में तो 10 बजे शुरू किया, 12 बजे खत्म हुआ, 2 बजे खत्म हुआ। हालांकि यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आपने 2 ही स्टेप्स मूव किए, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेप मतलब 2 घंटे के बराबर है। तो कई बार ऐसी बारीकियों पे ध्यान देना है, वरना व्यक्ति का सोचता है 1 2 3 4, सर ये हो गए 4 घंटे, यहां से मार्क कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, What was he doing from 3 PM to 5 PM? चलिए 3 PM कहां पे होगा सर, 2 और 4 के बीच में आएगा 3 PM, और यहां आएगा 5 PM। इस बीच में वह व्यक्ति क्या कर रहा था, तो आप यहां पे लिखेंगे। चलिए सर, उस बीच में व्यक्ति ने कुछ भी चलना या फिर कुछ भी वॉकिंग नहीं की है, उसने जितना डिस्टेंस 3 बजे ट्रैवल किया हुआ था 20 किलोमीटर, 4 बजे भी उतना ही डिस्टेंस किया हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं 3 से लेकर 5 बजे तक, ही इज लाइक टेकिंग रेस्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर वर्किंग। ठीक है, आप कुल मिला के ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नॉट मूविंग। तो मतलब ये जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा है व्यक्ति, वो यही पूछना चाह रहा है कि यदि कोई ग्राफ फ्लैट है तो उसका मतलब क्या होता है। तो डिस्टेंस और टाइम के मामले में खासकर जब भी ग्राफ फ्लैट है, उसका मतलब साफ होता है कि उतनी दूरी तक या उतने समय तक आपने कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। आप 3 बजे भी 20 किलोमीटर पे थे और आप 5 बजे भी 20 किलोमीटर पे हैं, तो मतलब आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं किया होगा। What was the total distance traveled by him throughout the day? पूरे दिन में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको बताना है। ये कैसे बताओगे सर, पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा गया कहां तक है व्यक्ति। तो भाई देखो 0 से लेकर व्यक्ति 20 किलोमीटर तक गया है, तो 20 किलोमीटर ये हो गया। फिर जो 20 किलोमीटर वाली जगह है जहां से वो निकला है 5 बजे, वहां से लेकर वो घर तक वापस आया है 20 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा कितना, 20 और 20 40 किलोमीटर कुल मिला के व्यक्ति ने ट्रैवल किया है। पहले एक बार 20 किलोमीटर गए, फिर वहां पे रुके, फिर वहां से वापस आए, तो 40 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, ऐसा हमारा मानना है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड कवर्ड बाय हिम इन फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ हिज जर्नी। अब देखो 2 घंटे नहीं, कितने बोल रहा है, 4 घंटे नहीं 8 घंटे बोल रहा है, तो 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, 2 घंटे यहां, कितने हो गए सर, ये हो जाएंगे आराम से 2 2 4 2 6 तो 8 घंटे, मतलब शाम के 6 बजे। 6 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो सर 6 बजे यदि हम देखें तो यहां पे आ गए हैं। ठीक है, मतलब अब देखो यहां तक तो हो गया था 20 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद 20 से नीचे आ गए वो 16 पे। ठीक है, 20 से नीचे आ गए 16, मतलब इतनी दूरी में कितना तय किया होगा, 4 किलोमीटर तय किया होगा, तभी तो 20 से 16 पे आ गए। तभी तो ऑफिस से लेकर या वो जगह से लेकर घर तक की दूरी थोड़ी कम हो गई, इसलिए ग्राफ क्या हो गया, नीचे जाने लग गया। तो भाई ये हो जाएगा 20 और 4 24 किलोमीटर। 16 हम इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि 16 वैल्यू जो है वो यहां की दर्शा रही कि 16 बचा हुआ है, इतना एरिया बचा हुआ है अभी। ठीक है, देखो यहां पे 16 इस तरफ के क्षेत्र को दिखा रहा है, जबकि हमें तो ऊपर का क्षेत्र चाहिए क्योंकि हम यहां से घूम के आए। देखो फर्स्ट 8 आवर्स में क्या हुआ होगा, आपने यहां से शुरू करके यहां पे खत्म किया, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपने निकाला भाई 8 घंटे, 2 4 6 8, उसके हिसाब से आपने डिस्टेंस निकाल दिया। ये वाला हिस्सा था 220, सॉरी उसके नीचे था 16,
तो बीच का हिस्सा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 किलोमीटर होगा। तो वही आपने जोड़ दिया, 24, 20 और 4 कितना हो गया, 24 किलोमीटर हो गया। वो एट व्हाट टाइम डिड ही कवर 16 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी, अपनी जर्नी के 16 किलोमीटर उन्होंने कब कवर कर लिए थे। चलिए यहां देखिए 16 किलोमीटर कब कवर किए होंगे, जब 16 पे घड़ी ग्राफ आया होगा। 16 पे ग्राफ कब आया, जब वो 2 बज रहे थे, तब ग्राफ आया 16 पे। तो कितने पे, 2 बजे, 2 PM पे आपका ग्राफ 16 को टच कर रहा है, इसलिए वहां पे तब 2 बजे आपने कितना ट्रैवल किया होगा, 16 किलोमीटर किया होगा। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 56 की ओर, जो क्या बोल रहा है, प्लॉट अ लाइन ग्राफ फॉर द वेरिएबल्स P and Q वेयर P is 2 times Q। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या होगी, P equals to 2Q। देन फाइंड, फिर आपको पता लगाना है किसके बारे में, P की वैल्यू जब Q है 3 और Q की वैल्यू जब P है 3। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक चाहिए डिपेंडेंट, एक चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे यदि आप देखें तो देखो P की वैल्यू क्या होगी भाई, Q में 2 मल्टीप्लाई करने पे P की वैल्यू मिलेगी। क्या होगा, P में 2 मल्टीप्लाई करने पे Q की वैल्यू मिलेगी। तो आप कह सकते हैं बेसिकली कि Q यहां पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और P है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू Q पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो अब हम काम करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए P और Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब P की वैल्यू इतनी है तो Q की वैल्यू कितनी होगी, जब P की वैल्यू उतनी है तो Q की वैल्यू कितनी होगी। देखिए जैसे यहां पे Q की वैल्यू यदि आपने रखी 0 तो P की वैल्यू भी 0, Q की वैल्यू आपने रखी 1, P की वैल्यू हो जाएगी 2, Q की वैल्यू आपने रखी 2, P की वैल्यू हो जाएगी 4, Q की वैल्यू आपने रखी 3, P की वैल्यू हो गई 6, Q की वैल्यू आपने रखी 4 सॉरी, और यहां पे जाएगी P की वैल्यू 8, उसका डबल, जैसा कि लिखा है यहां पे 2Q। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, 2 एक्सिस बनेंगी, एक X एक Y, बिल्कुल बहुत बढ़िया, X और Y। वैल्यूज देख लो, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है और आसपास में ही है, तो आप क्या करोगे, आप 1 2 3 4 से लेकर 10 तक लिख दोगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से लिख के आप आसानी से मार्क कर, जैसे पहला पॉइंट है 0,0 ये रहा, दूसरा पॉइंट है 1,2 ये रहा, तीसरा पॉइंट है 2,4 इधर कहीं आएगा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है 3,6, फिर 6 4,8, कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज मिलेंगे। जहां पे ये होगा Q की वैल्यू और इसको पुट करने पे जो मिली P की वैल्यू है वो हम यहां पे दर्शाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया जी सर? यदि मैं आपको इसका साफ सुंदर स्वच्छ चित्र दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। 0 से लेकर इन्होंने 8 तक बनाया, आप 10 तक बना सकते हैं। यहां तो 1 2 3 4 पे खत्म कर दिया, इसको भी आप 5 6 तक लेके जा सकते हैं। वहां एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे P की वैल्यू, यहाँ पे Q की वैल्यू, आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन एनी वेज आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे लेकिन ग्राफ थोड़ा ऐसा बना है, जब आप P को लेंगे वहां पे तो शायद ग्राफ थोड़ा ऐसा बने। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, बस यही चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो अब यहां पे देखो क्या बोला आपसे, द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज 3। जब Q की वैल्यू 3 है तो P की वैल्यू कितनी होगी ये आपने बताना है, तो आपका आंसर होगा 6। अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल्स टू 8। यदि P की वैल्यू 8 है तो भाई P की वैल्यू 8 होने का क्या तात्पर्य है, ग्राफ पे वो Q की क्या वैल्यू बनाएगा वो आपने बताना है। तो भाई P की वैल्यू है 8 तो Q की वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या ये सिंपल था? यस सर। क्या किया आपने केवल बेसिक कॉमन सेंस का यूज करके वैल्यूज निकाली, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट किया और ग्राफ ज्वाइन करके अपना ग्राफ बना दिया। आसान, सिंपल, सरल, सुंदर, स्वच्छ। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद। अगला सवाल चलिए 57 क्या बोल रहा है आपसे, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन डाटा गिवन बिलो। फिर से ग्राफ को पढ़ना, आंसर बताना है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। ग्राफ क्या बता रहा है आपको, देखो यहाँ पे डेज बता रहा है, मतलब अलग अलग दिन में क्या क्या हो रहा है ये आपको बताया जा रहा है ग्राफ के द्वारा। तो डेज और यहां पे है मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है आपको इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आप लिख सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन डिफरेंट डेज, ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। दिन के अलग अलग हफ्तों पे क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहा वो आपको यहां पे बताने का प्रयास हो रहा है ग्राफ के थ्रू। चलिए सबसे पहले ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर द लीस्ट, किस दिन सबसे कम था टेम्परेचर, मतलब सबसे कम आपको गर्मी लग रही थी।
तो सर यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे कम है ये वाला दिन जिसका नाम है संडे, और तापमान है 25 और 24 के बीच में, मतलब कितना, सॉरी 24 और 26 के बीच में, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज ऊपर ही जा रही है, वही सबसे नीचे। चलिए, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो 31 को ढूंढो, 30 और 31 के बीच में यहां पे देखो, क्या ऐसा कोई दिन है जहां पे टेम्परेचर 31 के आसपास है? नहीं सर, ऐसा कोई दिन नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को भी यदि आप देखें तो तापमान आपका 32 के बराबर, ना कि 31 के बराबर। तो आप क्या लिखोगे, नन, NONE, नन ऑफ द पॉइंट्स आर हैविंग टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लास्ट है, विच वॉज द हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे का मतलब सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन लग रही थी? तो भाई गर्मी आपको लगनी चाहिए 34 में, क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा तभी है, और वो दिन कौन सा है? वो दिन है फ्राइडे, FRYDI डे, स्पेलिंग FRIDA डे, फ्राइडे होगा आपका यहाँ पे आंसर। चलिए, यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 58 क्या बोल रहा है? स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन गिवन बिलो एंड ऑफ द कार टू ट्रैवल टू सर्टेन प्लेसेस। ठीक है, एक कार है जो कि अलग अलग जगहों पे जा रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन 2 आवर्स। 2 घंटे में गाड़ी कितना दूर ट्रैवल की आपने बताना है। चलिए देखो, ये है 0th घंटा, मतलब जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, तो पहला घंटे से भी पहले जब पूरी चीज स्टार्ट हो रही है तब घंटा, तो डिस्टेंस भी कितना होगा? 0 ही होगा, क्योंकि आपने अभी तो स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हो। 2 घंटे के बाद क्या होगा आपको बताना है। ये रहा आपके 2 घंटे, तो भाई 2 घंटे के बाद क्या होगा? 2 घंटे के बाद आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा 80 किलोमीटर। कितने? इन 2 आवर्स 80 किलोमीटर होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन 2 आवर्स, तो भाई 2 घंटे में 80। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे 4 किलोमीटर पे कितना है, तो भाई 4 किलोमीटर पे है 160। ठीक है, उसके बाद 240 पे कितना है, तो भाई 240 पे हो जाएगा 6। चलिए बढ़िया है, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो भी आपकी वैल्यू है 2 घंटे में 80 होगी, 4 घंटे में 160, और 6 घंटे में कितनी होगी? 240 के लगभग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हाउ मच टाइम डज द कार टेक टू रीच आर। आर पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा? तो यहां पे देखिए, ये है आपका आर पहुंचते पहुंचते उन्हें 5 बज गए। शुरू उन्होंने कब से किया था? शुरू उन्होंने 0 से किया होगा, तो कितना टाइम लगा उनको आर पहुंचने में? 5 घंटे लग गए हैं यहाँ पे। फॉर सम रीजन, हो सकता है ट्रैफिक जाम हो, ट्रैफिक रोड खराब हो, कुछ भी हो सकता है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें खाली देखना है कि सबसे ज्यादा कितना, जो आर है उन्हें सबसे ज्यादा कितना टाइम लगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू कवर 80 किलोमीटर। कार क्या चल रही है? केवल 80 किलोमीटर चल रही है। वो कहां है आपके पास? एक्स एक्सिस पे। तो 80 किलोमीटर चल रही है कार, कितने घंटे में पहुंचेगी? तो भाई 2 घंटे में पहुंचेगी, यदि आपको केवल 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो। हाँ, यहाँ पे अगर आपको सोच रहे हैं कि ये तो 5 है जो कि नहीं है कि यहाँ पे 2 है, तो भाई वो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। दोनों में सवाल अलग है और मीनिंग भी अलग है चीजों का। हाउ फार इज पॉइंट क्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जो क्यू है वो और स्टार्टिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है? तो आपका जो पॉइंट क्यू है वो है 100 कितना, 3 और 120। ठीक है, तो 3 और 120 को देखेगा तो वो कितने, तो क्या हो जाएगा भाई, कितना है? हाउ फार डज द कार रीच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सर 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है गाड़ी ने। पहले 0 पे थी, फिर 1 के बाद 2, उसके बाद 3 पे आई, उसके 120 किलोमीटर होना चाहिए आपका डिस्टेंस। चलो, व्हेन डज द कार रीच द प्लेस एस आफ्टर स्टार्टिंग। एस पहुंचने में कितना समय लगा? तो ये रहा पॉइंट एस, स्टार्ट हुआ है तो वो कितने लग गए? 0 से लेकर 6, मतलब 6 घंटे, 6 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से काउंट होगा ना। प्रभु, गाड़ी घर से निकलती तो 0 पे ही निकलती, उसके बाद आगे जाके ना वो तो 1 किलोमीटर कवर करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मार्क होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और कितना टाइम लगा? तो भाई 6 घंटे लगे। टाइम पूछा ना, क्या पूछा है? हाउ फार, व्हेन डज, हाँ तो 6 आवर्स लेटर। ये कुछ भी, क्योंकि AM PM तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम 6 आवर्स लेटर लिख के इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पे सवाल नंबर 59 है हमारा, 60 से कम। क्या बोल रहा है? लोकेट द पॉइंट ABC, 3 पॉइंट दिया हमें ABC ऑन अ ग्राफ शीट टेकिंग सुटेबल एक्सिस। ठीक है, क्या करेंगे आप एक ग्राफ पेपर लेंगे जहां पे आप बनाएंगे 2 एक्सिस, एक होगी यहां पे 0 से x, दूसरी हो जाएगी 0 से y की ओर जाती हुई।
आप कोऑर्डिनेट देख लीजिए 1 2 4 2 1 4, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही है, तो आप 5 5 का बना दीजिए, तो 1 2 3 4 5 इधर बना दिया आपने, और यहां पे भी 1 2 3, यहां पे 4 और ये 5। फिर आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट को मार्क करना है। जैसे ए हो जाएगा 1,2 तो यहां कहीं आएगा, बी हो जाएगा 4,2 तो एक्स पे 4 वाई पे 2 मतलब इसी के सामने यहां कहीं, ठीक है। सी पे 1,4 मतलब एक्स पे 1 और वाई पे 4 यहां पे। डी पॉइंट आपको यहां पे दिया नहीं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी टू कंप्लीट द रेक्टेंगल। अगर यदि आपको इसको एक रेक्टेंगल का रूप देना है, रेक्टेंगल कैसा होता है सर, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो यहां पे कहीं आना चाहिए, ठीक है, और ये एंगल भी होगा 90 डिग्री तो यहां कहीं आना चाहिए। तो ये था ए, उसके बाद ये था बी 4,2, ये था सी 1,4 और ये होगा डी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास चित्र सामने है, देखिए ये तो वैल्यू हो जाएगी 4 और इधर की वैल्यू भी हो जाएगी 4, तो 4,4 ऐसा कुछ होना चाहिए आपका अंतिम रिजल्ट। यदि मैं आपको करेक्ट इमेज दिखाऊं जहां पे सब कुछ सटीक है, तो कुछ इस प्रकार आपका उत्तर दिखना चाहिए, ए बी सी डी। क्या आपको ये समझ में आया? आसान था, देखो जानबूझ के 10 तक बनाने की जरूरत नहीं है। यदि सवाल में 5 तक काम हो रहा है तो 5 ही बनाएंगे। जहां तलवार चाहिए वहां तलवार चलाएंगे। अब नींबू काटने के लिए बंदूक का इस्तेमाल तो करोगे नहीं ना, नींबू काटने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, चाकू। और यदि कहीं कुछ फायर करना हो, कुछ करना हो, तो भाई बुलेट ही चलाओगे ना, कल को ओलंपिक में जाना होगा, वहां थोड़ी चाकू फेंक के मारोगे। तो भाई जहां तीर चलना है वहां तीर, जहां चाकू चलना है चाकू, जहां बंदूक चलानी है वहां बंदूक चलाइए, लेकिन कृपया अपने ऊपरी माले का इस्तेमाल कीजिए, कहां पे क्या यूज करना है, समय बचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है कि लोकेट द पॉइंट्स ए बी सी ऑन ग्राफ शीट टेकिंग सुटेबल एक्सिस, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट डी टू कंप्लीट द रोम्बस एबीसीडी। उन्होंने खुद ही बोल दिया रोम्बस है। चलिए देखते हैं अगर हमारे पास वापस आ जाए तो, ठीक है। और साथ में बोला मेजर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ये लीजिए हमने पुराना वाला यूज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली यहाँ पे मार्क कर देंगे। आप ऐसा ना करें, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। मेजर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस एंड फाइंड वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है पॉइंट ए 1,2 मार्क कर दिया गया है यहां पे बड़ी ही आसानी से। दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी 3,4 मार्क कर दिया गया है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है पॉइंट सी 5,2 यहां पे कहीं आएगा, चलिए ये भी मार्क कर दिया है। और पॉइंट डी कहां होना चाहिए, तो ए बी सी, ताकि ये रोम्बस कंप्लीट हो जाए। सर रोम्बस होना चाहिए वैसे तो यहां पे 3,4 था, तो यहां पे भी 3 पे होना चाहिए ताकि ये कंप्लीट बन जाए, दोनों एक लाइन में आ जाए, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो आपके ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2, बी के हो गए 3,4, सी के हो गए 5,2 और डी के हो गए नीचे 3,0, है ना। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई यहां पे देखोगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,0। अब आपको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए इसके अलावा डायगोनल्स। क्या करना है, डायगोनल्स को मेजर करना है। तो एक डायगोनल ऐसे बनेगी, दूसरी ऐसे बनेगी, दोनों की आपको लंबाई मेजर करनी है, बताना इक्वल है कि नहीं है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो सर यहां से लेकर यहां तक मतलब ये वाली दूरी हो जाएगी 4, ठीक है। दूसरी वाली दूरी यदि आप मेजर करना चाह रहे तो देखिए खत्म कहां पे हो रहा है 5 पे, शुरू कहां पे हो रहा है 1 पे। यदि आपको इसकी लंबाई चाहिए और आप यदि 5 बोलेंगे तो आप 5 में पूरी गिन लेंगे, जबकि पूरी नहीं है, ठीक है। आगे का एक पार्ट मिसिंग है जिसको आप माइनस कर देंगे तो 5 में से एक गया तो 4, मतलब दोनों ही केस में आपकी डायगोनल बराबर है। अगर हम इसका इमेज देखें एग्जैक्टली तो कुछ ऐसा दिखेगा। डायगोनल कैसे मेजर किया आपने, सर एक तो यहां पे साफ दिख रहा है कि ये 4 तक जा रही, इसलिए ये 4 है। ये वाली यदि हम ऐसे देखें तो 5 है, लेकिन 5 हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 से 5, और क्योंकि आपको आगे का हिस्सा नहीं चाहिए, मतलब 0 से 1 तक का हिस्सा आपने हटा दिया, आपने उसको डिलीट कर दिया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पे 5 में से 1 गया तो 4। क्या डायगोनल्स इक्वल हैं, यस सर डायगोनल्स आर इक्वल। एंड क्योंकि भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होती है कि डायगोनल्स बराबर होते हैं, हमने ये पढ़ा है, कक्षा 8वीं में ही पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करके भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस में आपकी डायगोनल कितनी आ रही है, 4 आ रही है, मतलब आपकी डायगोनल्स इक्वल है, रोम्बस कंप्लीट है। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 61 देख लेते हैं। लोकेट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट दिए, चारों को लोकेट करना है आपने ऑन अ ग्राफ शीट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। चलिए हम यहां पे वापस इमेज को ले आते हैं, देखते हैं हमें मिल जाए यदि तो। कौन सी इमेज थी हमारी, ये रही। चलिए इसमें से जो काम करनी है उसको हटा देते हैं।
तो ये हमारे काम का नहीं, हमारे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स काम के हैं। कैसे करोगे इसको? शुरू से सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे शून्य से शुरू करके एक्सिस बनाएंगे y और x, पॉइंट्स मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्योंकि आप वैल्यूज देखें तो कोई भी 4 से ऊपर की नहीं है। सबसे पहला है पॉइंट q 3,4, तो x पे 3 y पे 4, मतलब यहां कहीं, तो पॉइंट p 3,4। पॉइंट q 1,0, तो वहां पे हो जाएगा यहां पे q 1,0, x पे 1 y पे 0। फिर है r 0,4, तो x पे 0 परंतु y पे 4, तो ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा s 4,1, तो x पे 4 और y पे 1, मतलब यहां कहीं। अब आपको क्या बोल रहा है वो ऑन अ ग्राफ शीट, ठीक है, आपने प्लॉट कर दिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PQ एंड RS, तो पहले PQ की एक लाइन बनेगी, फिर RS की एक लाइन बनेगी, और जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहां पे यदि आप देखें तो वैसे तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी 19-20 है, पर 2.5 लगभग आ रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर एग्जैक्टली नहीं है। यदि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे देख के बनाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। हम कर सकते हैं यहां पे पहले इस वाले पार्ट को क्लियर, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है। यहां यदि आप देखें तो आपके पॉइंट्स है 1,0, उसके अलावा आपके पॉइंट्स है यहां पे r, तो जब उनको ज्वाइन करेंगे 2,2 पे आपके आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो PQ से RS जब आप ज्वाइन करेंगे 2,2 आएगा, पर यहां अगर सीधी लाइन ज्वाइन करेंगे शायद 2.5 और 2.5 भी आ सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डिपेंडिंग आपने किस तरीके से स्केल लिया और कैसे ड्रॉ किया है। यदि आपने सब कुछ ठीक किया होगा तो आपका जवाब सही आएगा। तो जो भी पॉइंट होगा, हो सकता है यदि ये लाइन स्ट्रेट बने तो शायद यहाँ पे आपको 2.5 मिले, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि फिर से ग्राफ को देख के उत्तर बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये, काफी स्कोरिंग होते हैं, परंतु किंतु आपको सजग रहना है, अपने पूरी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके हमेशा ग्राफ का जवाब देना है, ठीक है। खाली देख के या प्रथम दृष्टया उत्तर नहीं देना, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, राइट विच वेंडर हैज सोल्ड मोर आइसक्रीम ऑन फ्राइडे। दो वेंडर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ए और बी। चर्चा किसकी करनी है? फ्राइडे की। देखो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे लिए फ्राइडे, तो फ्राइडे को उठाइए, ये रहा सर फ्राइडे को हमने यहाँ पे देख लिया, फ्राइडे को यहाँ पे बार बना दिया देखने के लिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो भाई फ्राइडे को यदि हम देखें एक्सक्लूसिवली, तो जो एक वेंडर है उसने बेची है 35, दूसरे वेंडर ने बेची है 25। तो आप क्या लिखेंगे कि भाई फ्राइडे को जो वेंडर ए है उसने ज्यादा बेची है। कौन से वाले ने? तो भाई आप लिखोगे वेंडर ए, और उसने कितनी आइसक्रीम बेची है, तो भाई आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो ताकि जस्टिफाई कर पाओ 35, ठीक है। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। बी, फॉर विच डे द सेल्स वर सेम फॉर बोथ द वेंडर्स। ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन दोनों वेंडर्स की सेल बराबर थी? जरा ग्राफ को पूरा चेक करो। गैप है मतलब बराबर नहीं है, गैप है मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। यहां पे देखो, यहां पे दोनों पॉइंट या दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, मतलब यहां पे दोनों की सेल्स बराबर हैं। और वो दिन कौन सा है? तो वो दिन है भाई संडे का। दोनों ने खूब आइसक्रीम बेची। कितनी बेची है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट भी उसी दिन बेची है, 50। तो ऑन विच डे आप ब्रैकेट में लिखोगे संडे, नाम लिखोगे संडे, और ब्रैकेट में लिख दोगे वैल्यू 50 यूनिट्स, या केवल 50 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। पर इस तरीके से वैल्यू के साथ आंसर लिखना काफी असर छोड़ता है। तो यदि आप वैल्यू के साथ आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स पक्का अच्छे आएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ऑन विच डे डिड द सेल ऑफ वेंडर ए इंक्रीज द मोस्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। किस दिन, अब यहां पे सवाल समझना, केवल वेंडर ए की चर्चा और यहां पे बी अभी पिक्चर में है ही नहीं। वेंडर ए का किस दिन का सेल्स पिछले दिन के सेल से बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो यहां पे देखिए मंडे और ट्यूसडे के बीच में कितना गैप है? सर मंडे को 15, ट्यूसडे को 20, 5 का गैप। चलिए ऐसा कुछ खास हमें मिला नहीं, ठीक है। यहां पे ट्यूसडे को 20 है और यहां पे हो रही है वेडनेसडे को 30 से थोड़ी कम, मान लो 28, तो 8 यूनिट, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है फिलहाल। भाई थर्सडे को तो कम ही हो गई तो काउंट ही नहीं करेंगे, हमें तो इंक्रीज का पूछा है, ठीक है। थर्सडे से फ्राइडे गए तो भाई थर्सडे को थी 20 और फ्राइडे को थी कितनी? 35, तो कितनी ग्रोथ हो गई? 15 की ग्रोथ यहां पे हो गई कि थर्सडे को 20 थी, फ्राइडे को हो गई 15, ठीक है। तो फ्राइडे को गई 35, तो 15 से बढ़ गई। अब फ्राइडे सैटरडे देखें तो भाई फ्राइडे को थी 35, ठीक है, सैटरडे को वापस हो गई 30, तो मतलब गिर गया। तो ये तो हम कैंसिल ही कर देंगे, बिकॉज हमें केवल इंक्रीज का पूछा है।
सैटरडे टू संडे यदि देखोगे तो सैटरडे को 30, संडे को 50, तो गैप कितने का आ गया बीच में, कितनी बढ़ गई सेल, तो 20 यूनिट ज्यादा बेची गई है, कितनी, 20 यूनिट। तो वो हम कहां लिखेंगे, संडे के लिए, तो किस दिन, संडे के दिन। और कितनी ज्यादा है तो आप वो भी लिख दीजिए ब्रैकेट में, तो भाई 20 का गैप है, ठीक है, 20 यूनिट ज्यादा बेची आपने संडे को एज कंपेयर टू सैटरडे। और आपसे वही पूछा है कि पिछले दिन के मुकाबले में जहां पे इंक्रीज हुआ हो वो वाला दिन आपने बताना है, तो हमने बता दिया संडे। चलो, ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन सेल्स मैक्सिमम, किस दिन सेल्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा था। तो देखो यहां पे गैप कम, ये जगह है जहां पे गैप ज्यादा और एक ये जगह है, दोनों जगह की वैल्यू मेजर करके हम देख लेते हैं भाई कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। तो यहां पे भाई 40 और ये हो रहा है 20, तो 20 का गैप है, ठीक है। इधर पे ये वैल्यू हो गई 45 और ये वैल्यू है 30, तो 15 का गैप है। ऑब्वियस सी बात है, जितना गणित हमने पढ़ा है 20 होता है 15 से ज्यादा, मतलब दिन कौन सा है। तो सर अगर ध्यान से देखें तो थर्सडे के दिन यही हो रहा है कि थर्सडे के दिन जो दोनों वेंडर्स हैं उनके बीच में ज्यादा गैप हो गया, मतलब सेल्स में। और कितना गैप हो गया वो भी लिख दीजिए, तो 20 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। आप लिख सकते हैं 20 यूनिट्स डिफरेंट, ये डिफरेंस। ऑन विच 2 डेज वाज द सेल सेम फॉर वेंडर बी, क्या वेंडर बी के लिए कोई 2 दिन ऐसे थे जब सेल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी। तो वेंडर बी जो डॉटेड वाला है वो है। तो सर यहां पे देखिए 30 हो रही है उसकी सेल्स, हफ्ते में 2 दिन, कौन से हैं वो दिन, एक है ट्यूसडे, दूसरा है वेडनेसडे। यस सर बिल्कुल हो रही है ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन। आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में आप क्वांटिटी भी लिख देंगे कि भाई कितनी बेची है। तो दोनों ही दिन मिला के भाई साहब ने देखिए जनाब ने कितनी बेची है, तो जनाब ने 30 यूनिट दोनों ही दिन बेचा है, कितना, 30, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान था जवाब। अब हम मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। सवाल नंबर 63, फिर से ग्राफ देखिए, उत्तर बताइए, वही एक्टिविटी। यहां पे क्या दिया भाई, टेम्परेचर की चर्चा हो रही है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर एट 8 AM, सुबह के 8 बजे तापमान कितना है। आपको 8 बजते हुए दिख रहे हैं, जी सर ये रहे 8 बजने का समय, इसके सामने आपको चेक करना है, तो ये रहा। तो यहां पे आपका समय हो जाएगा 7, कितना हो रहा टेम्परेचर, 6 और 8 के बीच में, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज टेम्परेचर एट 8 AM, तो 7 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अगला है, एट व्हाट टाइम टेम्परेचर इज हाउ मच पूछा उन्होंने। देखो उन्होंने बोला 3 सेंटीग्रेड कब है, तो भाई 3 आता है 2 और 4 के बीच में, तो ये रहा 3 वाला। कितने, सुबह के 6 बजे थोड़ी ठंडक बढ़ गई यहां पे, और 6 AM पे आपका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ड्यूरिंग विच आवर डिड द टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर दिन में कब गिरा। तो भाई देखो पहले 4 था, बाद में 3 हो गया, यही कब हुआ, एक ही बार हुआ है, कब, किस आवर में, तो भाई 5 to 6 AM के बीच में। कब, 5 to 6 AM के बीच में टेम्परेचर 4 से 3 हो गया, उसके बाद तो फिर ऊपर ही जा रहा है या फिर कांस्टेंट है। व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिटवीन 7 AM एंड 10 AM, 7 AM और 10 AM को कंपेयर करने को बोल रहा है। तो ये रहा 7 AM, टेम्परेचर था आपका 5 डिग्री सेल्सियस, 4 और 6 के बीच में। 10 बजे अगर हम देखें तो 10 बजे की लाइन ये रही, कंपेयर करेंगे तो 10 बजे टेम्परेचर था 8, कितना आ गया गैप, सर 5 से 8 मतलब 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। देखो जब भी कोई सवाल में पूछता है ना चेंज का मतलब, तो उसे नहीं पता है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, आपको बताना है कि इतनी क्वांटिटी से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तब उसे कंप्लीट आंसर माना जाता है। क्या आपको बाबा जी का विशेष ज्ञान याद रहेगा, जी सर क्या बोला हमने, कि जब आपको चेंज पूछे तो आपको बताना पड़ता है कि भाई चेंज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, किस टाइप का चेंज आया है, ठीक है। ड्यूरिंग विच आवर वाज देयर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई भी चीज कांस्टेंट रहेगी मतलब हिलेगी नहीं, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। और ये कब हुआ है सर, ये हुआ है 8 से लेकर 9 बजे के बीच में, जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस पे अडिग था, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस पे रुका हुआ था। तो कब, 8 से 9 AM के बीच में तापमान था 7 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान प्रश्न, उससे भी आसान था ये जवाब। हमने यहां पे किया स्क्रीन को क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 64 क्या बोल रहा है आपसे, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ग्रोथ चार्ट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, मतलब किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा, एक बालक
समय के साथ साथ ऊपर बड़ा होते जाता है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है भाई, जब 2 साल का था तो हाइट कितनी थी, 4 साल का था तो कितनी थी, 6, 8, 10 पे कितनी हो गई। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलिए पहले इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। तो सर एक तो हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, एक हो जाएगी वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे 0, यहां पे एक्स, यहां पे वाई। चलिए थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं एक्स पे किसको रखना है। सर एक्स पे रख देते हैं एज को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। वैसे दोनों ही लगभग इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी आप एक्स पे किसको रख रहे हैं आप एज को। और देखिए एज करेक्टली सिमेट्री में चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, वही करोगे। 0 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। चाहे तो आप 1, 2, 3, 4, 5 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वैल्यूज जैसे 1, 3, 5, 7, 9 कुछ काम ही नहीं है इनका। तो जब काम ने जबरदस्ती क्यों बुलाया उनको, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, वैल्यूज लिख के यहां डालोगे एज। क्या इतना काम किया सबने, यस सर। अब चर्चा करते हैं वाई के ऊपर। शुरू कहां से हो रहा है, मिनिमम वैल्यू है 75। तो बिना मतलब 0 से लेकर 75 तक लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 75 तक ना लग के डायरेक्टली 70 से शुरू करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू आएगी 80। अब यहां पे ध्यान देना, क्या यहां पे एक जैक्ड लाइन या किंग का आएगा, जो 2 नाम हमने पढ़े हैं, जैक्ड लाइन जिसे हम कहते हैं, क्या वो आना चाहिए। सर यदि 0 के बाद 70 और 70 के बाद आप 140 लिखते तब तो जैक्ड लाइन नहीं आती, क्योंकि तब जो गैप आप पहले बना रहे हैं वही मेंटेन कर रहे हैं, तो वो स्केल में कवर हो जाता। पर यहां पे क्योंकि आप केवल 0 से लेकर 70 तक की वैल्यूज को गायब कर रहे हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यहां पे एक निशान लगाना पड़ेगा कि देखो ये वैल्यूज हमने गायब कर दी हैं, कृपया इनको एडजस्ट कर लीजिए। 70 के बाद 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130। आप कृपया इसको 140 तक बनाएं, उससे पहले ना रोकें। ठीक है, 140 तक बेस्ट रहेगा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे 90, 110, 120, 130 वो सारी वैल्यूज हैं, बस आपको मार्क करनी है। 75 नहीं है तो वो 70 और 80 के बीच में आ जाएगा। तो 2 और 70 और 80, 4 और 90 हो जाएगा, 6 और 110, 8 और 120 है ना, हाँ 8 और 120 और 10 और 130, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बनेगा एक लाइन ग्राफ के रूप में। यदि इस नाट्य रूपांतरण का मैं आपको असल रूप दिखाऊं तो इसका सही चित्र कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10। देखो यहां पे तो और छोटा कर दिया, सीधे के 70 के बाद 90, 110, 130, 150 ले लिया है। आपको इतना छोटा नहीं करना है तो आप 70 के बाद 80, 90, 100, 110 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस सही बनना चाहिए। चाहे तो यहां 20-20 का गैप रखें, चाहे तो 10-10 का रखें, लेकिन सही बनाएंगे। अब हम सवालों के जवाब देख लेते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब देखो 5 ईयर की जानकारी दी भी नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं। ये किसका टैलेंट है, ये ग्राफ का टैलेंट है। यदि ग्राफ नहीं होते तो ये नहीं हो पाता है ना। तो भाई 4 और यहां पे 5 के बीच में कितनी होगी हाइट, से 4 और 5 के बीच में यहां देख लो तो भाई 100 के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। यहां पे हमने ग्राफ से बताया, रैंडमली तुक्का नहीं मारा। ठीक है, चलिए हाउ मच टॉलर वॉज द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 10 देन एट द एज ऑफ 6। 6 और 10 के बीच में, मतलब इन 4 साल में हाइट में कितना चेंज आया ये आपको बताना है। तो सर जब बच्चा 6 साल का था, जब वो चाइल्ड 6 इयर्स का था, तब उसकी हाइट को हम पहले चेक करेंगे। तो उसकी हाइट थी तब 110। ठीक है, अब जब वो 10 साल का हो जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी वो हमें चेक करना है। तो सर वो हो जाएगी 130। ठीक है, जब आप बनाएंगे उसको तो ये वैल्यूज को जरा ध्यान से बनाइएगा। 130 हो जाएगी तो चेंज कितना आ गया सर, 130 और 110। यहां पे देख लो कितना आया चेंज, 6 से 10 में 20 सेंटीमीटर का, कितना 20 सेंटीमीटर का चेंज आया है। लास्ट में बिटवीन विच 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स डिड द चाइल्ड ग्रो मोर फास्टर। ठीक है, अब ये तो आप टेबल से देख के ही बता सकते हैं कि किस समय या कब वो जो बच्चा है, जो वो स्टूडेंट है या जो चाइल्ड है, वो ज्यादा तेज बढ़ा है। तो कैसे निकालोगे, देखो यहां पे उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 15 की हुई है। 75 से 90 मतलब 15 से, फिर उसके बाद 90 से 110 मतलब 20, 110 से 120 मतलब फिर से कितना 20, 120 से 130 मतलब सिर्फ 10 से बड़ी है। तो ऐसे कौन से 2 इंटरवल हैं, तो भाई यहां पे देख लीजिए आप कितने कितने से 2 कंसेक्यूटिव पीरियड। कौन से कंसेक्यूटिव पीरियड है सर, जब वो 4 साल से 6 साल का हुआ तब उसकी हाइट जो थी वो 20 सेंटीमीटर से बढ़ी, और जब वो 6 साल से 8 साल का हुआ तब भी उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर बढ़ी।
इन दोनों कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले पीरियड्स में उसकी हाइट सबसे ज्यादा बड़ी, बाकी में कम है। यहाँ 15 यहाँ पे 10 है। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। क्या देखना था आपको कि किस वर्ष में या किस पीरियड में उसकी हाइट सबसे ज्यादा बड़ी है। तो भाई 4 से 6 साल में कितनी बड़ी है तो आप ब्रैकेट में लिख दो 20। 6 से 8 में भी कितनी बड़ी है तो ब्रैकेट में लिख दो 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। यही हमसे पूछा गया था। चलिए यहाँ पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 65 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ स्नेहा वॉकिंग। कहां है ग्राफ? अभी रुको आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। तो यहाँ पे स्नेहा जी है वो वॉक करना चाह रही हैं, ठीक है। अब उनका वॉक करने का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। आपको बताना है व्हेन डज स्नेहा मेक द लीस्ट प्रोग्रेस, सबसे स्लो या सबसे कम प्रोग्रेस उन्होंने कब किया ये आपको बताना है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, किस वजह से। जैसे यहां पे देखो भाई जो उनके स्टॉप दिख रहे हैं तो यहां पे पहला, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। देखो यहां पे मैं आपको 2 चीज सिखा रहा हूं। पहले तो अब ये देखिए कहां पे है, तो यहां पे हुआ भाई 15 मिनट, ठीक है, और डिस्टेंस कितना 0.75, ठीक है। फिर आपने यहां पे रोका हुआ देखा अगर आपको तो 15 से 25 होगा, डिस्टेंस कितना 1.25, ठीक है। फिर यहां पे 40 तक मतलब 15 मिनट रन करने के बाद डिस्टेंस कितना होगा केवल 1.5। तो आप चेक कैसे करेंगे, तो आप चेक करेंगे भाई ग्राफ में कितना चेंज आया। तो यहां पे भाई 15 मिनट में 0.75 हो गया, इसके बाद कितना हो गया 0.5 से इंक्रीज हुआ है तब जाके 0.25 हुआ है ना। देखो गैप कितना है, यस सर। उसके बाद फिर 1.25 और 1.5 के बीच में भी कितना होगा सर, ये हो जाएगा 0.25। इसके बाद 40 से यहाँ पे 45 के बीच में 5 मिनट में कितना जोड़ गए तो ये होगा 1.75 तक, मतलब कितना 0.25। लास्ट में यहाँ पे 50 के बाद 60 आ जाएगा 1 घंटा यदि वॉकिंग किए तो ये 2 किलोमीटर पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लो और फास्ट आप कैसे चेक करते हो, लीस्ट प्रोग्रेस मतलब एकदम आराम आराम से। तो भाई स्लो और फास्ट चेक किया जाए 2 चीजों से कि स्पीड कितनी है, और स्पीड कैसे आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहां पे आप देखेंगे यदि ये वाला पोर्शन आप चेक करेंगे 25 मिनट से लेकर 40 मिनट तक, ठीक है। व्हेन डज स्नेहा मेक द लीस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम 25 मिनट्स टू 40 मिनट्स। आपको कैसे पता सर, इस 15 मिनट की दूरी में, ठीक है, टाइम कितना लगा उनको, टाइम लगा उनको 15 मिनट, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उन्होंने, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया केवल और केवल 0.25 किलोमीटर बस। तो इतना समय लेकर इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना मतलब साफ बात है आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और आपने लीस्ट प्रोग्रेस किया होगा, इसीलिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे कम आ रही है और यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो आपकी रीजनिंग क्या है भाई, टाइम देख लो, डिस्टेंस देख लो, स्पीड, लीस्ट प्रोग्रेस मतलब क्या होगा, स्पीड होगी स्लो, और स्पीड स्लो कब होती है, जब आपकी डिस्टेंस कम हो और टाइम ज्यादा हो। स्पीड का इससे बड़ा पैरामीटर हमारे पास तो नहीं है। चलो अब फॉर फाइंड एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, अब आपको बतानी है उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो भाई एवरेज स्पीड कैसे पता लगाओगे सर, पहले हम पता लगाएंगे कितना समय लगा और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस तो है बेसिकली देखोगे अगर आप तो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है 2 किलोमीटर, कहां से, 0 से शुरू होकर 2 तक गए हैं आप। टाइम कितना लगा है आपको, तो सर यदि हम टाइम को यहां पे चेक करें तो 0 से लेकर 60 मतलब 60 मिनट्स, और क्योंकि आपको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में तो आप क्या लिखोगे इसको 1 आवर लिखोगे। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी सर, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 और स्पीड टाइम हो गया 1, तो एवरेज स्पीड हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने, 2 किलोमीटर प्रति आवर की एवरेज स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 60 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी कवर की है। तो भाई 60 मिनट मतलब 1 घंटा हो गया, आपकी स्पीड कितनी बन गई, स्पीड बन गई आपकी 2 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। चलिए 65 का बी पार्ट हमने कर दिया समाप्त। 66 देख लेते हैं। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट्स गिवन इन टेबल आई, टेबल 1 सॉरी, ठीक है, हमने बना देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज दिस टेबल टू कंप्लीट टेबल 2 एंड टेबल 3 टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFGH एंड JKLM, ठीक है। ड्रॉ पैरेललोग्राम्स EFGH एंड JKLM यानी से दिया है ऑन द सेम ग्राफ पेपर, प्लॉट दीज पॉइंट्स 2, 4 and 4, 2 on a graph paper and then the line, draw line segment joining these points, ठीक है। अब चलो यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे जो ये नए पॉइंट है EFGH ये कैसे हैं कि आपको x में 0.5 मल्टीप्लाई करना है और y में भी 0.5 मल्टीप्लाई करना है, तब आपको EFGH मिलेगा। क्या कर दोगे, जब आप EFGH निकालने के लिए
x में भी 0.5 मल्टीप्लाई कर दोगे, y में भी 0.5 मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो आंसर लाके दोगे वो आपके नए वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 0.5 करोगे आपको मिलेगा 2, और वहां पे भी करोगे तो आपको मिलेगा 2। बेसिकली 0.5 क्या होता है, हाफ ही होता है, ठीक है। 8 इंटू 0.5 आपको मिलेगा 4, 4 इंटू 0.5 आपको मिलेगा 2, लास्ट में 5 इंटू 0.5 करोगे आपको मिलेगा 2.5, हाफ। 1 इंटू 0.5 करोगे आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, x में 2 टाइम्स करना है और y में 1.5, ठीक है। चलिए, तो x की जो भी वैल्यू है उसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 मल्टीप्लाई करना है, y में करना है 1.5। तो जब x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, सॉरी, जब x की वैल्यू है 4 तो ये जो नया x है इसकी वैल्यू हो जाएगी डबल, मतलब 8, और ये जो 4 है ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, क्योंकि 8 इंटू 1, 4 इंटू 1 करोगे 4, और 4 इंटू 0.5 करोगे तो 2, और 4 2 हो जाएगा 6। यहां पे 8 दूनी हो जाएगा 16, और फिर 4 इंटू 1.5 करोगे फिर से वही वैल्यू आएगी 6। लास्ट में 5 इंटू 2 करोगे आपको मिलेगा 10, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, और 1.5 इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा 1.5। तो बेसिकली आपने किया क्या, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमने सिर्फ इतना किया कि यहां जो कंडीशन दी है कि जो नए पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, तो वो बताई है कि जो ओरिजिनल वैल्यूज है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू, उसमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके निकालिए पॉइंट्स, ठीक है, और फिर इन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए। वो कैसे करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार आपका चित्र दिखना चाहिए। चलिए यहां पे हम लोग देख लेते, कि यहां पे जगह कम थी तो यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन के, देखिए यहां पे आपको सारे पॉइंट्स यहां प्लॉट होते हुए दिख जाएंगे। आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको अलग अलग पैरेललोग्राम मिलेंगे। सबसे पहले यदि हम ABCD की चर्चा करें तो ABCD के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, जरा ध्यान दो एक बार। सर 1 1 4 4 8 4 5 1, ठीक है। चलिए, तो 1 1 ये रहा पॉइंट A, ठीक है, इधर कहीं होगा, ये रहा पॉइंट A, तो 1 1, फिर आपको मिलना चाहिए 4 4, फिर 8 4, फिर 5 1। तो कुछ इस प्रकार आपका यहाँ पे पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, पहला वाला। इसके बाद जो उन्होंने छोटा वाला बनाने को बोला उसमें क्या किया आपने, कि एक में मल्टीप्लाई किया आपने कितना, सर एक में मल्टीप्लाई किया हमने 2, और दूसरे में भी 2 मल्टीप्लाई किया, डबल किया है ना, एक बार देखो, एक बार चेक करो। नहीं सर, आधा आधा किया है, 0.5 0.5। तो वो भी वैल्यू जब आप मार्क करेंगे तो एक वैल्यू थी उसमें 0.5 0.5, दूसरी थी वहां पे 2.5 0.5, ठीक है, तीसरी थी वहां पे 4,2, और चौथी थी 2, चौथी कितनी थी 2,2, तो ये रही, ठीक है। ये क्या है, आपकी 4 वैल्यूज हैं। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका यहां पे इमेज। क्या ये पैरेललोग्राम जैसी दिख रही है आपको? नहीं सर। लास्ट वाला जो है सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है उसको भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वहां भी आपको वैल्यूज मिल रही है कुछ कुछ, जैसे यहां पे देखो 2,1.5, 10,1.5, 16,6 एंड 8,6। अगर आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करके जाएंगे तो कुछ ऐसी दिखेंगी, ठीक है। परंतु ये पैरेललोग्राम तो मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और एक चीज और जो आपको देखनी, देखो वैल्यूज कहां तक गई है, 16 तक गई, तो आपने 17 तक बनाया है। यहां केवल आप 9 10 पे रोक सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो डिपेंडिंग एक्स पे कितनी वैल्यू चाहिए, वाई पे कितनी वैल्यू चाहिए, हम हमेशा यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहाँ पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला पड़ाव है हमारा, अगले क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो हम किसी और सेशन में कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। पर आपके लिए सेशन एंड होने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वो है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में आपको पूरी ईमानदारी से बताऊंगा कि ये वेबसाइट बनी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या था। तो भाई देखिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर करीबन 30,000 शायद 40,000 से ज्यादा वीडियोस होंगे, कितने एग्जैक्ट नंबर मुझे पता भी नहीं है, पर एक ज्ञान का महासागर है। और इस महासागर में अक्सर हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सेशंस बनते हैं वो उन तक डिलीवर नहीं हो पाते हैं कई बार। इसलिए आपके में मैसेजेस आते हैं, चैट में नोटिफिकेशन आते हैं, लाइक यूट्यूब कमेंट्स आते हैं कि ये वाले की प्लेलिस्ट कहाँ है, इस वाले सेशन की क्लासेस कहाँ है, इस चैप्टर को आपने कब कवर किया या नहीं किया। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब हम देते तो हैं, पर कई बार क्या होता है कुछ सवाल छूट जाते हैं और बच्चों तक इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है बेसिकली। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने हमारी वेबसाइट बना दी है जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का, अलग अलग टॉपिक्स का, अलग अलग जो भी सेशंस हमने पढ़ाए हैं उनको आपको यहां पे बाइफरकेट कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे आप यदि एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो भाई 6 से लेकर 12 तक की सारी एग्जाम्पलर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं।
यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। वहां पे एग्जाम्पलर्स में आपको इस तरीके से चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उनमें क्या पढ़ाया गया है, कितनी उनकी ड्यूरेशन है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज सेशंस, तो आपके कोई भी सेशन मिस नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने 7.4 देखा वेडनेसडे को, पर आप थर्सडे फ्राइडे नहीं देख पाए, तो आपको याद रहेगा भाई नेक्स्ट कौन सा करना है, 7.5 से स्टार्ट करना है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे आप आइए, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं जो कि हूबहू यूट्यूब के ही लेक्चर्स जैसे होते हैं। सेम टीचर्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम वे ऑफ टीचिंग और सेम मकसद है हमारा, वही गोल रहता है कि आपको सारी चीजें समझ आए और आप अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करें। बस यहां पहुंचिए, सेशंस को देखिए, ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई ब्रेक है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डिस्टर्बेंस, केवल और केवल आपका और हमारा पूरा ध्यान कहां रहता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करने पर रहता है और आप आसानी से फोकस कर पाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जो कि हमारा एक चैप्टर एग्जाम्पलर का यूनिट 12 है जिसका, उसके हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां सॉल्व करने का प्रयास किया। ज्यादा नहीं, 10 से 11 सवाल हमने सॉल्व किए, लेकिन हमने इन सारे सवालों के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने का भरपूर प्रयास किया है। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी एकदम मजबूत हो जाए और आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। एंड यस, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप स्प्रेड करेंगे, जितना आप बांटेंगे, उतना आपको भी मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।